नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर। आज की क्लास में भी हम राजस्थान की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कंदरा सुधार कार्यक्रम। कंदरा सुधार कार्यक्रम क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और किन किन जिलों में यह कार्यक्रम प्रभावित है, तो इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, कंदरा सुधार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1987-88 में की गई। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि कंदरा सुधार कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई, तो इसका राइट आंसर होगा कंदरा सुधार कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1987-88 में की गई थी। यह कार्यक्रम 8 प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, तो कंदरा सुधार कार्यक्रम से प्रभावित 8 जिले कौन कौन से, तो देखिए कौन कौन से जिले प्रभावित है। तो कोटा है, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर व धौलपुर में संचालित है। देखो, कंदरा सुधार कार्यक्रम किन जिलों में संचालित है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर व धौलपुर, इन 8 जिलों में संचालित है। आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है कि आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि कंदरा सुधार कार्यक्रम निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है। तो किस जिले में संचालित नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कोटा, बूंदी, बारा और भीलवाड़ा। तो आप कौन सा राइट आंसर करोगे, तो भीलवाड़ा इसका राइट आंसर करोगे, क्योंकि भीलवाड़ा में कंदरा सुधार कार्यक्रम यह संचालित नहीं है। तो भीलवाड़ा में कौन सा कार्यक्रम संचालित है, तो भीलवाड़ा में मंगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। यदि आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो आप पहले कल की क्लास को देखें और इसके बाद आज की क्लास को देखिए। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद, इन जिलों में तो इन 5 जिलों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। कौन सा कार्यक्रम संचालित है, तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बूंदी, इन 9 जिलों में कौन सा कार्यक्रम संचालित है, तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। यदि आपने कल की क्लास देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो कल की क्लास को देख ले, क्योंकि कल की क्लास देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से जिले में कौन कौन से कार्य संचालित है। मैंने बताया था मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5 जिलों में संचालित है। कौन कौन से 5 जिले हैं, तो ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में संचालित है, तो यह 9 जिलों में संचालित है। कौन कौन से, तो सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बूंदी, इन 9 जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। और कंदरा सुधार कार्यक्रम कहाँ संचालित है, तो कंदरा सुधार कार्यक्रम यहाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, इन 8 जिलों में कंदरा सुधार कार्यक्रम संचालित है। सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 8 जिलों में कौन सा कार्यक्रम संचालित है, तो कंदरा सुधार कार्यक्रम संचालित है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि यह कार्यक्रम कंदराओं व बीहड़ों के फैलाव को रोकने एवं बीहड़ क्षेत्रों को खोई हुई उत्पादन क्षमता को वापस प्राप्त करने हेतु चलाया जा रहा है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि कंदराओं व बीहड़ों के फैलाव को रोकने तथा बीहड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन क्षमता को विकसित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा कंदरा सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो कंदरा सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, तो कंदराओं व बीहड़ों के फैलाव को रोकने तथा बीहड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन क्षमता को वापस प्राप्त करने हेतु कंदरा सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कब से शुरू हुआ, तो 1987-88 से शुरू हुआ। कितने जिलों में शुरू हुआ है, तो 8 प्रभावित जिलों में शुरू हुआ है। वो 8 प्रभावित जिले कौन कौन से, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। और क्यों चलाया जा रहा है, तो ये तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कंदरा सुधार कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है, किस लिए चलाया जा रहा है, कितने जिलों में चलाया जा रहा है, वो जिले कौन कौन से हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई, तो ये सारा 3 पॉइंट में लिखा हुआ है। तो इन 3 पॉइंट को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, तो देखिए, यह कार्यक्रम अलवर, खैरथल, तिजारा
यह कार्यक्रम अलवर, खैरथल, तिजारा व डीग जिलों के 14 खंडों में 1986-87 से संचालित है। यह कार्यक्रम उपरोक्त जिलों के 807 गांवों में सम्मिलित है। देखो, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने गांवों में सम्मिलित है? तो 807 गांवों में सम्मिलित है। और कितने खंडों में सम्मिलित है? तो 14 खंडों में। और किन किन जिलों में सम्मिलित है? तो यह कार्यक्रम अलवर, खैरथल, तिजारा व डीग जिलों के 14 खंडों में संचालित है। कब से संचालित किया गया? तो 1986-87 से संचालित किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है? तो 3 जिलों में संचालित है। कौन कौन से जिले हैं? तो अलवर, खैरथल, तिजारा व डीग। और कितने खंडों में संचालित है? तो 14 खंडों में संचालित है। कब से संचालित किया गया? तो 1986-87 से संचालित किया गया। यह कार्यक्रम उपरोक्त जिलों के 807 गांवों में संचालित है। कौन कौन से जिलों के? तो अलवर, खैरथल, तिजारा व डीग जिलों के 807 गांवों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्मिलित है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। समझ में आ गया? कितने जिलों में संचालित है? तो यह 3 जिलों में संचालित है। कौन कौन से? तो अलवर, खैरथल, तिजारा और डीग। और कितने खंडों में संचालित है? तो 14 खंडों में संचालित है। कितने गांवों में संचालित है? तो अलवर, खैरथल, तिजारा व डीग जिलों के 807 गांवों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। क्यों संचालित करना पड़ा? क्योंकि मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करने तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करने के लिए मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित किया गया। समझ में आ गया मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब हम देखेंगे परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम। ये कार्यक्रम क्या है और इसका प्रारंभ कब से किया गया और यह कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित किया गया है? तो इसके बारे में देखिए। देखो, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम, यह कार्यक्रम, इस योजना का प्रारंभ वर्ष 1978-79 में किया गया। कब किया गया? तो 1978 से 1979 में किया गया। आगे देखिए, माडा कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्रों में लघु सिंचाई, सामुदायिक पंप सेट, दुकानों के लिए अनुदान, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, सामुदायिक कुओं को गहरा करना, पेयजल, चिकित्सा जैसे विकास कार्यों को संचालित किया जा रहा है। देखो, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम यहाँ कब से प्रारंभ हुआ? तो 1978-79 में प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि लघु सिंचाई, सामुदायिक पंप सेट, दुकानों के लिए अनुदान, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, सामुदायिक कुओं को गहरा करना, पेयजल, चिकित्सा जैसे विकास कार्यों को संचालित किया जा रहा है। किस कार्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है? तो परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है। कौन कौन से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत? तो लघु सिंचाई, सामुदायिक पंप सेट, दुकानों के लिए अनुदान दिया जा रहा है, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, सामुदायिक कुओं को गहरा किया जा रहा है, पेयजल, चिकित्सा जैसे विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। किस कार्यक्रम के तहत करवाए जा रहे हैं? तो परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम के तहत करवाए जा रहे हैं। आगे देखिए, इस योजना के अंतर्गत 18 जिले, कौन कौन से 18 जिले हैं? तो देखिए, 18 जिले हैं अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, प्रतापगढ़, जयपुर, दौसा, झालावाड़, कोटा, बारा, पाली, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, टोंक, उदयपुर एवं राजसमंद।
में 44 माडा लघु खंडों का गठन किया है, जिसमें 3258 गांव सम्मिलित है। देखो आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे मिल सकता है, एग्जाम में आपको प्रश्न मिल सकता है कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम के अंतर्गत कितने गांव सम्मिलित किए गए हैं, तो 3258 गांव सम्मिलित किए गए। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 18 जिलों को सम्मिलित किया गया है। और गांव की बात की जाए तो 3258 गांव को सम्मिलित किया गया है। अब 18 जिले कौन कौन से आपको पूछ सकता है, एग्जाम में आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले शामिल नहीं है। तो कौन से जिले शामिल नहीं है, तो आपको इसके अलावा जो जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा ये परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो इसके अलावा कौन से शामिल है, यदि आपको पूछ लिया जाए कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से जिले शामिल नहीं है, तो यदि आपको दे दिया जाए कि अलवर धौलपुर, भीलवाड़ा बूंदी, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो आपको एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया कि कौन से जिले शामिल नहीं है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा शामिल नहीं है। तो कौन से जिले शामिल है, तो अलवर धौलपुर शामिल है, भीलवाड़ा बूंदी भी शामिल है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ भी शामिल है, जयपुर, दौसा, झालावाड़, कोटा, बारा, पाली, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, टोंक, उदयपुर एवं राजसमंद सम्मिलित है। तो समझ में आ गया। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से जिले सम्मिलित है, यह भी प्रश्न बन सकता है। कौन से जिले परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, यह भी पूछ सकता है। कितने गांव सम्मिलित है, यह भी पूछ सकता है। और इस कार्यक्रम के तहत किन किन विकास कार्यों को करवाया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किन किन विकास कार्यों को करवाया जा रहा है। तो ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बता रखा है। तो केवल और केवल आपको इस कार्यक्रम के तहत 3 पॉइंट याद रखने। इसकी शुरुआत कब हुई, कितने जिलों में संचालित है, कितने गांवों में संचालित है, कौन कौन से जिलों में संचालित है, और इस कार्यक्रम के तहत कौन कौन से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और ये सारी बातें मैंने 3 पॉइंट में आपको लिखवा रखी है, तो इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना क्या है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि इस योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद के उत्पादन हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाई के निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। देखो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद के उत्पादन हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाई के निर्माण हेतु अनुदान दिया जा रहा है। तो किस योजना के तहत दिया जा रहा है, तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद के उत्पादन हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाई के निर्माण के लिए अनुदान दिया जा रहा है। समझ में आ गया कि कौन सी योजना किस लिए है और इस योजना के तहत क्या क्या लाभ है। तो देखिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, इस योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद के उत्पादन हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाई के निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि पात्र कृषकों व पशुपालकों के पास भू स्वामित्व के साथ ही पर्याप्त पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता आवश्यक है। इस योजना के तहत इस योजना का लाभ लेने के लिए, अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र कृषकों व पालकों के पास भू स्वामित्व के साथ ही पर्याप्त पशुधन होना चाहिए, पानी होना चाहिए एवं कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता आवश्यक है। आगे देखिए, आगे हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि किसान को वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान दिया होगा। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत किसान को वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा, तो 50% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। लागत का 50% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और अधिकतम कितने रुपये दिए जाएंगे, तो 10,000 रुपये प्रति इकाई आकार के अनुसार दिए जाएंगे। किस योजना के तहत दिए जाएंगे, तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत दिए जाएंगे। तो इसमें भी आपको केवल और केवल 3 पॉइंट ध्यान में रखने। केवल और केवल मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, क्योंकि फ्री फोकट की लैंग्वेज लिखने से
कोई मतलब नहीं है और किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं रहता। तो आपको एग्जाम में प्रश्न किस थ्योरी से बन सकते हैं, तो इसी थ्योरी से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो केवल और केवल यही थ्योरी आपको याद रखनी है। प्रत्येक योजना और प्रत्येक कार्यक्रम में 3 से 4 पॉइंट ही याद रखने, इसमें सारा कुछ सम्मिलित कर लिया जाता है कि इसका क्या लाभ है, क्या लाभ नहीं है, किस लिए यह योजना बनाई गई है, कब शुरुआत की गई है, और केवल इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो समझ में आ गया कितना अनुदान दिया जा रहा है, तो 50% अनुदान दिया जाए, और कितने रुपये का अनुदान दिया जाता है, तो प्रति इकाई 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। और यह योजना देखो, इस योजना के तहत गोवंश से जैविक खाद के उत्पादन हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाई के निर्माण हेतु किस योजना का के रूप में अनुदान दिया जाता है, तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। केवल और केवल ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं हम। आगे देखिए, ये देखिए, चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम 2024, ये स्कीम क्या है और ये किसके लिए है, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम 2024, इस योजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस योजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा, किस योजना के तहत मिलेगा, तो चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम 2024 के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को इस खेलों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा। किस योजना के तहत मिलेगा, तो चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम 2024 के तहत मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कि योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को श्रेणीवार 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जाएगा। देखो, किस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को श्रेणीवार दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जाएगा, किस योजना के तहत करवाया जाएगा, तो चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को श्रेणीवार दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने लाख रुपए तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जाएगा, तो 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जाएगा। तो समझ में आ गया यह योजना किसके लिए है और कब इनको कितने रुपए का लाभ दिया जाएगा। तो देखो एक बार फिर से देख लीजिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है यह लैंग्वेज, तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम 2024 है क्या, तो इस योजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा। आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे मिल सकता है कि किस योजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलों के दौरान होने वाले दुर्घटनाओं के मद्देनजर सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा, किस योजना के तहत मिलेगा या फिर किस स्कीम के तहत मिलेगा, तो चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम 2024 के तहत मिलेगा। कितने रुपये तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जाएगा, तो इस योजना के तहत चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम 2024 के तहत 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जाएगा। समझ में आ गया चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम 2024 क्या है। अब हम बात करते हैं गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना क्या है, तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में निवासी जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखो एक बार फिर से देख लीजिए, गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में निवासी जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र में निवासी जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया, तो 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आगे देखिए, योजना अंतर्गत आदिवासियों के जल जंगल जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे दिए जाकर कम्युनिटी सेंटर, आंगनवाड़ी, एग्रो फॉरेस्ट्री, चारागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक काम करवाए जाएंगे। देखो, गोविंद गुरु जनजाति
क्षेत्रीय विकास योजना के तहत क्या क्या काम करवाए जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट देखिए, इस योजना के अंतर्गत आदिवासियों के जल जंगल जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे दिए जाकर कम्युनिटी सेंटर, आंगनवाड़ी, एग्रो फॉरेस्ट्री, चारागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक काम करवाए जाएंगे। तो समझ में आ गया गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना क्या है और इसके तहत कितने रुपये का प्रावधान किया गया है। तो समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे। देखिए आगे हम बात करते हैं। ये देखिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना क्या है और इसके क्या क्या लाभ है। तो देखिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये पेंशन एवं 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता प्रति माह दी जा रही है। इसके लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 को 1 फरवरी 2024 से प्रभावी किया गया है। देखो लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना क्या है और इसके क्या क्या लाभ है और सेनानियों को प्रति माह कितने रुपए की राशि दी जा रही है। तो कितने रुपए की राशि दी जा रही है। तो सेनानियों को 20,000 रुपये की पेंशन और 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। और किस नियम के तहत प्रदान की जा रही है। तो सेनानी सम्मान निधि नियम के तहत प्रदान की जा रही है। और यह योजना कब से प्रभावी की गई। तो यह योजना 1 फरवरी 2024 से प्रभावी किया गया है। आगे देखिए लोकतंत्र सेनानियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे मिल सकता है। देखो दोनों पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक समझिए। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। मैं दोनों पॉइंट को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। देखो लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना क्या है और इस योजना के तहत प्रति माह सेनानियों को कितने रुपये दिए जा रहे, किस योजना के तहत दिए जा रहे और ये योजना कब से प्रभावी हुई। तो सबसे पहले पॉइंट में देखिए प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये पेंशन रूप में और 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता प्रतिमाह दी जा रही है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना के तहत सेनानियों को प्रति माह कितने रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। प्रति माह कितने रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। तो 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक सेनानी को प्रति माह कितने रुपये चिकित्सा सहायता हेतु प्रदान किए जा रहे, तो चिकित्सा सहायता हेतु 4,000 रुपये प्रदान किए जा रहे। टोटल कितने रुपये प्रदान किए जा रहे, तो टोटल 24,000 रुपये प्रदान किए जा रहे। और यह लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 के तहत दिए जा रहे हैं। और यह योजना कब से प्रभावी रही, तो 1 फरवरी 2024 से यह योजना प्रभावी रही। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि सेकंड पॉइंट के अनुसार देखिए कि लोकतंत्र सेनानियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा किस योजना के तहत दी जा रही है। तो लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना के तहत लोकतंत्र सेनानियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। समझ में आ गया लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना क्या है, कब से प्रभावी हुई, इस योजना के तहत सेनानियों को प्रति माह कितने रुपये पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं, इस योजना के तहत चिकित्सा सहायता के रूप में कितने रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं और निःशुल्क सुविधा कहाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये सब कुछ 2 पॉइंट में मैंने लिख लिया है। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना क्या है और यह योजना कब से प्रभावी हुई। तो देखिए अक्टूबर 2024 से प्रारंभ, यहाँ देखो मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना कब से प्रारंभ की गई, तो अक्टूबर 2024 से प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाओं युक्त पक्का आवास उपलब्ध करवाने हेतु 1.20 लाख सहायता राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। देखो मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के व्यक्तियों को पक्का आवास बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये सहायता राशि के रूप में 3 किस्तों में प्रदान किए जा रहे हैं। आगे देखिए योजना में
एमबीएम मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये तथा मनरेगा में 90 मानव दिवस के कार्य हेतु श्रम वेतन के पेटे 23,940 रुपये प्रदान किए जाएंगे। समझ में आ गया कि यह योजना किन के लिए है? तो यह योजना मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के व्यक्तियों के लिए है और इस योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा 1.20 लाख रुपये सहायता राशि के रूप में 3 किस्तों में प्रदान किए जा रहे हैं और इस योजना के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये एवं मनरेगा में 90 मानव दिवस के कार्य हेतु श्रम वेतन के पेटे से 23,940 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। किन को प्रदान किए जा रहे हैं? तो घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के व्यक्तियों को। किस योजना के तहत प्रदान किए जा रहे हैं? तो मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत प्रदान किए जा रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं स्मार्ट ग्राम पहल क्या है। तो स्मार्ट ग्राम पहल यह राज्यपाल ने राजस्थान के प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा एक गांव को गोद लेने एवं स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किसके द्वारा राजस्थान के प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा एक गांव को गोद लेने एवं स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। किसने रखा है? तो राज्यपाल ने रखा है। किसने रखा है? तो राज्यपाल ने। कौन सी पहल की गई है? तो स्मार्ट ग्राम पहल के तहत राज्यपाल ने राजस्थान के प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा एक गांव को गोद लेने एवं स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तो समझ में आ गया क्या थी सभी योजनाएं। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।